आज की इस छोटी सी क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज़रूरी हिस्सा सिर्फ 10 मिनट में साफ साफ समझेंगे। हम पूरा पार्ट ऑफ स्पीच एक आसान और याद रहने वाले तरीके से सीखने वाले हैं, ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर क्विक मास्टर क्लास, पार्ट ऑफ स्पीच। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास 10 मिनट की इस क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए कि इंग्लिश का पूरा खेल सेंटेंस पर टिका होता है। सेंटेंस मतलब स्पीच। जो भी बात हम बोलते हैं या लिखते हैं वह सेंटेंस के रूप में होता है। अब सेंटेंस कैसे बनता है? यह अलग अलग शब्दों से मिलाकर तैयार होता है और हर शब्द का अपना एक काम होता है। उसी काम के आधार पर उसका नाम रखा गया है। इसी वजह से इंग्लिश में कुल 8 पार्ट ऑफ स्पीच बनाए गए हैं, ताकि हम हर शब्द को उसके काम के हिसाब से पहचान सकें। अब बात करते हैं उन 8 हिस्सों की जो किसी भी अंग्रेजी वाक्य की नींव बनाते हैं। इन्हें पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। सबसे पहला है नाउन, फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और आखिरी में आता है इंटरजेक्शन। इसमें हर एक का अपना अपना अलग रोल होता है। कोई नाम बताता है, कोई काम बताता है, कोई गुणवत्ता बताता है और कोई भावनाएं दिखाता है। इन 8 को समझने के बाद ही इंग्लिश में वाक्य बनाना और समझना और सुधारना आसान हो जाता है। पार्ट पहला, नाउन। व्हाट इज नाउन? चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी पार्ट से, नाउन से। नाउन को समझने का सबसे आसान तरीका है, नाउन मतलब नाम। जिस भी व्यक्ति, जगह, चीज, जानवर या भावना का नाम हो वह नाउन कहलाता है। आप राम कहिए, मुंबई बोलिए, फैन बोलिए, टीचर या डॉग, ये सारे नाम हैं, इसलिए नाउन है। अगर इसे और आसान शब्दों में कहे तो हम जो भी चीज देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है, वही नाउन है। बस इतना याद रखिए, नाम इज इक्वल टू नाउन। अब नाउन को वाक्यों में समझते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और भी साफ हो सके। पहला वाक्य है, राम इज अ गुड बॉय। राम एक व्यक्ति का नाम है। नाम हमेशा नाउन होता है, इसलिए राम क्या है? नाउन है। दूसरा वाक्य है, मुंबई इज अ बिग सिटी। यहाँ मुंबई एक जगह का नाम है। कोई भी सिटी, स्टेट या कंट्री का नाम नाउन माना जाता है, इसलिए मुंबई भी नाउन है। तीसरा वाक्य है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ ऑनेस्टी कोई व्यक्ति या चीज का नाम नहीं है, बल्कि एक क्वालिटी या फीलिंग है। ऐसा नाम जो दिखते नहीं, छूते नहीं, सिर्फ महसूस होते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसलिए ऑनेस्टी ये क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतना याद रखना है आपको कि अगर वाक्य में कोई नाम है, चाहे वो व्यक्ति का हो, जगह का हो, चीज का हो या किसी फीलिंग का हो, वो नाउन ही होता है। आते हैं दूसरे पार्ट्स में, यानी प्रोनाउंस में। प्रोनाउंस, व्हाट इज अ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस वो शब्द है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। मतलब बार बार दोहराने से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू, आई। अब इसे वाक्य के साथ समझते हैं। पहला वाक्य, राम इज absent बिकॉज ही इज इल। यहाँ राम एक नाउन है, लेकिन दूसरी बार नाम दोहराने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम राम की जगह ही का इस्तेमाल करते हैं। ही ने राम को रिप्लेस किया, इसलिए यह प्रोनाउन है। दूसरा वाक्य, रिया इज डांसिंग बिकॉज सी इज हैप्पी। यहां भी सी ने रिया की जगह ली है, इसलिए यह प्रोनाउंस है। तीसरा वाक्य, द बुक इज न्यू, इट्स इट इज इंटरेस्टिंग। बुक एक चीज है, जो चीज के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहां इट एक प्रोनाउन है।
छोटा सा रूल्स आपको हमेशा याद रखना है कि जिस शब्द से किसी नाम को बार बार बोलने की जरूरत खत्म हो जाए वह होता है प्रोनाउन। नाम की जगह उपयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट्स की, यानी एडजेक्टिव की। अब व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए। मतलब नाउन कैसा है, कितना है, किस तरह का है, इन सब का जवाब एडजेक्टिव देता है। जैसे कि ब्यूटीफुल, टॉल, कोल्ड, क्लेवर, ब्रेव, स्मार्ट। अब इसे एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। पहला वाक्य है सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। यह गर्ल एक नाउन है और ब्यूटीफुल उस गर्ल की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। दूसरा वाक्य ही इज अ ब्रेव बॉय। यहाँ ब्रेव बता रहा है कि बॉय कैसा है, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए यह भी एडजेक्टिव है। तीसरा वाक्य दिस रूम इज कोल्ड। रूम एक नाउन है और कोल्ड उसकी कंडीशन बता रहा है, इसलिए कोल्ड क्या होगा, एडजेक्टिव। चौथा वाक्य रोहन इज स्मार्ट। रोहन एक नाम है और स्मार्ट उसकी विशेषता बताता है, इसलिए स्मार्ट भी एडजेक्टिव है। एक लाइन में रूल याद रखिए कि जो शब्द किसी नाम के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे वह क्या होता है, एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं चौथे पार्ट्स की, यानी वर्ब की। वर्ब, व्हाट इज द वर्ब? वर्ब वह शब्द होता है जो किसी भी काम या एक्शन को बताता है। मतलब जो हम करते हैं, चलना, पढ़ना, खाना, देखना, ये सब वर्ब है। वर्ब दो तरह की होती है। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब। यह मेन वर्ब की मदद करता है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड। यह सभी क्या कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा होता है मेन वर्ब। यह एक्शन बताता है, जैसे गो, कम, वॉच, ईट, रीड, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस समझते हैं। पहला वाक्य है ही इज रीडिंग। यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। मतलब इज मेन वर्ब को सही तरीके से सेंटेंस में कनेक्ट कर रहा है। दूसरा वाक्य है आई गेव हिम अ बुक। यहाँ गेव मेन वर्ब है क्योंकि एक्शन यानी देना हुआ। तीसरा वाक्य है सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। हैज हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है। हमेशा रूल याद रखिए कि जो काम बताता है या किसी एक्शन को एक्सप्रेस करता है वह वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब एक्शन को सपोर्ट करता है, मेन वर्ब एक्शन को दिखाता है। करते हैं एडवर्ब की। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब वह शब्द है जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। मतलब एक्शन, क्वालिटी, कैसा, कितना, कितनी जल्दी हो रहा है, यह एडवर्ब बताता है। ध्यान दो कि ज्यादातर एडवर्ब्स एल वाई में खत्म होता है, जैसे कि क्विकली, स्लोली, वेरी, नीटली, लाउडली। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस से समझते हैं। पहला वाक्य ही राइट्स नीटली। यह राइट्स एक वर्ब है और नीटली बताता है कि लिखना कैसे हो रहा है, इसलिए नीटली क्या होगा, एडवर्ब। दूसरा वाक्य है सी इज वेरी इंटेलिजेंट। यह इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और वेरी उसका विशेषण बता रहा है, इसलिए वेरी क्या होगा, एडवर्ब। तीसरा है ही स्पीक स्लोली। स्पीक वर्ब है और स्लोली बताता है कि बोलने की गति कैसी है, इसलिए स्लोली एडवर्ब होगा। हमेशा रूल याद रखना है आपको कि एडवर्ब एक्शन या क्वालिटी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन की। व्हाट इज प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या जगह बताता है। मतलब किसी चीज का स्थान कहाँ है, यह प्रेपोजिशन से पता चलता है। उदाहरण इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, नियर, इनटू, एट, यह सभी प्रेपोजिशंस के उदाहरण हैं। चलिए इसे सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं। पहला वाक्य है द बुक इज ऑन द टेबल।
यहाँ ऑन बताता है कि कितना किताब टेबल के ऊपर है, इसलिए ऑन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशंस। दूसरा वाक्य, द कैट इज अंडर द चेयर। अंडर बताता है कि बिल्ली कुर्सी के नीचे है, इसलिए अंडर प्रीपोजिशंस। तीसरा वाक्य, ही लिव्स इन मुंबई। इन बताता है कि वह कहाँ रहता है, इसलिए इन क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशंस। चौथा वाक्य है, सी इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। बिहाइंड बताता है कि वह मेरे पीछे खड़ी है, इसलिए बिहाइंड क्या होगा? प्रीपोजिशंस। प्रेपोजिशंस हमेशा आपको याद रखना है प्रेपोजिशन के बारे में कि प्रेपोजिशन हमेशा किसी जगह या स्थिति को इंडिकेट करता है या बताता है। अब बात करते हैं कंजक्शन की। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। मतलब सेंटेंस में फ्लो बनाने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एंड, बट, और, बिकॉज, ऑल्दो, यह सभी कंजक्शन के उदाहरण हैं। चलिए इसे सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं। पहला वाक्य है, आई एम अ गुड बॉय एंड आई एम अ स्मार्ट बॉय। यहाँ एंड दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए एंड क्या कहूंगा? कंजक्शन। दूसरा वाक्य है, ही ट्राइड हार्ड बट ही फेल्ड। बट बता रहा है कि पहले और दूसरे वाक्यों में कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए बट कंजक्शन। तीसरा वाक्य, डू इट नाउ और यू विल मिस द चांस। और बताता है कि विकल्प कौन सा होगा, इसलिए और कंजक्शन होगा। हमेशा रूल्स याद रखना है आपको कि कंजक्शन हमेशा दो आइडिया, वर्ड या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। अब बात करते हैं इंट्राजेक्शन की। व्हाट इज इंट्राजेक्शन? इंट्राजेक्शन वह शब्द होता है जो अचानक आने वाली भावना या फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। अक्सर ये शब्द एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आता है, जैसे कि वाव, ओ, आ, हरी, आउच। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला वाक्य है, वाओ, व्हाट परफॉर्मेंस। वाओ यह सरप्राइज और खुशी दोनों दिखा रहा है, इसलिए वाओ क्या होगा? इंट्राजेक्शन। आउच, इट हर्ट्स। आउच बताता है कि दर्द हो रहा है, इसलिए आउच क्या कहलाएगा? इंट्राजेक्शन। हरी, वी वॉन द मैच। हरी खुशी और उत्साह एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए हरी क्या होगा? इंट्राजेक्शन। आपको एक रूल्स हमेशा याद रखना है कि इंट्राजेक्शन हमेशा हमारी अचानक भावनाओं को बताने के लिए यूज होता है। चलो अब हम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्विक समरी कर लेते हैं। पहला नाउन। नाउन मीन्स नाम, किसी व्यक्ति, जगह, वस्तु या चीज का नाम। उदाहरण के तौर पर राम या दिल्ली। दूसरा होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की जगह यूज किया जाता है। जब हम किसी के नाम की जगह दूसरा शब्द यूज करें तब हम उसको प्रोनाउंस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ही और सी। थर्ड वन है एडजेक्टिव, मीन्स विशेषता बताने वाला। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी जो बताता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। उदाहरण के तौर पर टॉल, स्मार्ट। फोर्थ वन वर्ब। वर्ब मीन्स काम, कोई एक्शन या एक्टिविटी जिससे शो होती है वो कहता है वर्ब। उदाहरण के तौर पर इट, गो। एडवर्ब, वर्ब व एडजेक्टिव की जो विशेषता इंडिकेट करता है वह होता है एडवर्ब। एडवर्ब बताता है एक्शन या क्वालिटी कैसे, कितनी जल्दी, कितनी हो रही है। उदाहरण के तौर पर क्विकली, वेरी। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस, स्थान या स्थिति को इंडिकेट करता है। यह प्रीपोजिशन बताता है कि कोई चीज कहाँ है। उदाहरण के तौर पर इन, ऑन। नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन मीन्स जोड़ना, जोड़ता है। यह कोई भी दो वाक्य को जोड़ता है, दो वर्ड्स को जोड़ता है। दो वर्ड्स या सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजक्शन। उदाहरण के तौर पर एंड, बट। लास्ट वन है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मीन्स भावनाएं, अचानक आने वाली फीलिंग या इमोशन दिखाने के लिए हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। उदाहरण आ, वाव।
आपको रूल्स हमेशा याद रखना है कि ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे शब्दों को कैटेगराइज कर देते हैं। इन्हें समझकर आप हर सेंटेंस को आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। हाई एक्स्ट्रा वैल्यू एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी समझ को और मजबूत करेगा। नाउन एंड प्रोनाउन। पहला वाक्य है रोहन इज अपसेंट, ही इज सिक। यहाँ रोहन नाउन है और दूसरी लाइन में ही प्रोनाउन बनकर उसकी जगह ले रहा है। दूसरा वाक्य दिस इज माई डॉग, इट्स अ वेरी क्यूट। डॉग एक नाउन है और इट प्रोनाउन जो उसी डॉग को रेफर कर रहा है। अब आता है एडजेक्टिव प्लस नाउन पर। ही हैज अ बिग हाउस। यहाँ हाउस नाउन है और बिग उसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। शी ब्रॉट अ रेड ड्रेस। ड्रेस नाउन है और रेड उसकी क्वालिटी दिखा रहा है। अगला है वर्ब प्लस एडवर्ब। ही रन फास्ट। रन वर्ब है और फास्ट बताता है एक्शन कैसे हो रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है। सी सिंग्स ब्यूटीफुली। सिंग्स वर्ब है और ब्यूटीफुली उस सिंगिंग का तरीका बता रहा है। अतः लास्ट में एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। सी इज वेरी स्मार्ट। स्मार्ट एडजेक्टिव है और वेरी उसकी इंटेंसिटी बता रहा है, इसलिए एडवर्ब। द रूम इज एक्सट्रीमली कोल्ड। कोल्ड एडजेक्टिव है और एक्सट्रीमली उसे और मजबूत बताता है, बनाता है, जो एडवर्ब का काम करता है। आपको बस इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है और एडवर्ब उस क्वालिटी या एक्शन को मॉडिफाइड करता है। तो दोस्तों, यही था हमारा पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का क्विक मास्टर क्लास। आपने देखा कि इंग्लिश के हर शब्द को इन 8 कैटेगराइज में बांटा जा सकता है। नाउन नाम बताता है, प्रोनाउन उसकी जगह लेता है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है, वर्ब एक्शन दिखाता है और एडवर्ब उस एक्शन या क्वालिटी को मॉडिफाइड करता है। प्रेपोजिशन जगह बताता है, कंजक्शन वाक्य को जोड़ता है और इंटरजेक्शन अचानक आने वाली भावनाओं को दिखाता है। अगर आप इन 8 को समझ लेते हैं तो इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन आपके लिए कहीं आसान हो जाता है। अब कोई भी वाक्य पढ़े, बस शब्दों को आइडेंटिफाई कीजिए और देखिए कि यह किस पार्ट में आता है। धीरे धीरे आपकी ग्रामर क्लियरिटी खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि अगला ग्रामर टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग,